नमस्कार, आदाब। मैं शरी आसिफ, स्वागत है आपका सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। कर्नाटक हाई कोर्ट से सीएम सिद्धरमैया को बड़ा झटका, अदालत ने कहा राज्यपाल का एफआईआर का आदेश सही। एमआईएम की रैली पर बीजेपी विधायक नीतीश राणे का तंज, कहा इतने तो हम नाश्ते में रोज खाते हैं। कांग्रेस का बड़ा आरोप, कहा महाराष्ट्र में आरोपियों के हौसले बुलंद और सरकार की सत्ता खत्म। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए थम गया प्रचार का शोर, 25 सितंबर को 26 सीटों पर होगा मतदान। बिजली पर आपने साधा निशाना, कहा सुनियोजित ढंग से भ्रष्टाचार कर रही है बीजेपी। यूपी के कुशीनगर में जाली नोट के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश, सपा नेता समेत 10 गिरफ्तार। योगी सरकार का बड़ा फरमान, यूपी में खाने पीने की दुकानों पर लिखना होगा नाम, सीसीटीवी मास्क भी जरूरी। जेडीयू नेता का बड़ा बयान, का राहुल गांधी को अपने पिता राजीव गांधी जी से सीखने की है जरूरत। लेबनान में इजराइल का कहर, एयर स्ट्राइक में पिस रहे आम लोग, 492 की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की याचिका पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद सिद्धरमैया की याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में सीएम ने महसूस शहरी विकास प्राधिकरण यानी MUDA साइट आवंटन मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल की मंजूरी की वैधता को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा है कि राज्यपाल को व्यक्तिगत शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करने की अनुमति देने का अधिकार है। वहीं अब इस पर बीजेपी हमलावर हो गई है। लॉ सबके लिए एक ही होता है। सिद्धरामैया जी के लिए अलग लॉ है क्या, अलग संविधान है क्या? देश में ऐसा नहीं है। संविधान सब लोग सबके लिए एक ही है, लॉ भी एक ही है। करप्शन हुआ है वहां, करप्शन प्रैक्टिसेस के वजह से उनको पत्नी को 14 सीट विजयनगर एक्सटेंशन में दिया है। आप आम आदमी है तो एक सीट भी आपको नहीं मिलता था। सीएम पत्नी होने के नाते 14 सीट मिला। उसके बाद में भी करप्शन नहीं हुआ, ऐसा आप बोलेगा तो न्यायालय नहीं मानेगा। नहीं माना, उसके लिए इस्तीफा देना नहीं। तो सर उन्होंने लगातार कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल जो क्वेश्चन है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड एलिगेशन है, तो हम इसमें बात ही नहीं होगा। करप्शन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है क्या? हम बोला है क्या करप्शन करने के लिए? अर्कावती में करप्शन करने के लिए, मोड़ा में करप्शन करने के लिए, वाल्मीकि बोर्ड में करप्शन करने के लिए विरोध पार्टी बोला है क्या? हम नहीं बोला। जब भी कोई खाया कमाया वो लोग कमाया, खाया वो लोग खाया, आरोप बीजेपी के ऊपर कर रहा है। हम एक सुझाव देना चाहता हूं उनको। महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय ने सोमवार को बड़ी रैली निकाली। महाराष्ट्र के MIM अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने मुंबई चलो के नाम से रैली बुलाई थी। इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं पूर्व सांसद इम्तियाज जलील का ये मुंबई कोच रामगिरी महाराज और बीजेपी विधायक नीतीश राणे की विवादित बयानबाजी के खिलाफ थी। इस रैली पर अब बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने तंज कसा है। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए भीड़ की तुलना पोहे से की है। नीतीश राणे ने कहा कि इतने पोहे तो हम नाश्ते में रोज ही खा जाते हैं। समाजी नगर से मुंबई की तरफ निकली रैली ठाणे के आनंद नगर टोल नाके तक पहुंची तो इम्तियाज जलील के समर्थकों की भीड़ बढ़ने लगी। इम्तियाज जलील के समर्थन में नारेबाजी की जाने लगी। उसी वक्त भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने समर्थकों पर हल्का लाठीचार्ज किया। अपना सफर शुरू करने से पहले इम्तियाज जलील ने कहा कि नीतीश राणे और रामगिरी महाराज जैसे लोगों के खिलाफ 60 FIR दर्ज होने के बाद भी दोनों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम पूरी ताकत से मुंबई निकल रहे हैं ताकि मुख्यमंत्री और पुलिस के आला अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी उन्हें याद दिला सके। रामगिरी महाराज ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की थी। इसी के बाद से मुस्लिम संगठन उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके बाद 1 सितंबर को अहमदनगर में सकल हिंदू समाज आंदोलन में नीतीश राणे ने कहा था कि जो भाषा में समझते हो उसी भाषा में धमकी देकर जाता हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी किया तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आकर चुन चुन कर मारेंगे, इतना ध्यान रखना। महाराष्ट्र के बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। इसके बाद से ही सूबे में सियासत तेज हो गई है। ठाणे पुलिस ने इस मामले की जांच करने के लिए SIT का गठन किया है।
ये डीसीपी के नेतृत्व में मामले की जांच करेगी। वहीं पुणे पुलिस ने इस एनकाउंटर के बारे में सब कुछ बताया है। साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लेकिन कायदा कुछ और कहता है। कायदा कहता है उसकी कस्टडी होना चाहिए, उसकी मालूमात होना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए और उसका रिजल्ट जो न्यायालय देगा उसी तरीके से उसको सजा होना चाहिए। लेकिन कल देखे जाए तो वो जो गाड़ी में बैठा है उसने पुलिस का रिवॉल्वर छीना है। इसमें पुलिस भी थोड़ी कमियां उनकी दिखने में आई कि वो 4 लोग होने के बावजूद भी वो रिवॉल्वर छीनता कैसा है, फायर कैसा करता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज वाला मामला होता है। तो वो पुलिसों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसने जब पुलिसों के ऊपर रिवॉल्वर तानी और गोली चलाई तो उसने उसका जो रिप्लाई जिसको बोलते हैं तो वो करने के डिफेंस में उन्होंने जो फायर किया उसमें उसकी मौत हो गई। हम तो ये चाहते थे कि न्यायिक व्यवस्था में उसको फांसी अगर मिलती थी तो लोगों को हम दिखा सकते थे, देखो अपनी न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत है, ऐसा कोई भी कृत्य करेगा तो उसको फांसी या तो बड़ी से बड़ी कड़ी से कड़ी सजा भी मिलती है, ये दिखाने की थी। लेकिन वो उसने जो कुछ कल फायर किया उसमें उसकी डेथ हो गई। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय सिंधे की पुलिस मुठभेड़ में मौत को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश की बीमारी थानों और जिलों में चलने वाली गोली अब महाराष्ट्र में पहुंच गई है। ये महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी के लिए शर्मनाक बात है। इसका मतलब महाराष्ट्र सरकार का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो गया है। देखिए, अब उत्तर प्रदेश की बीमारी थानों में गोलियां चलने वाली, जेलों में गोलियां चलने वाली अब महाराष्ट्र में भी पहुंच गई है। जिस तरीके से पुलिस थाने पे अगर अपराधी गोली चला रहे हैं और उसके बाद पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ रही है, तो ये महाराष्ट्र की सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने आप में एक काले दिन की तरीके से है। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र की सरकार का इकबाल पूरी तरीके से खत्म हो गया। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अपराधी थाने में घुस करके गोलियां चला रहे हैं, जो अपने आप में एक अक्षम्य अपराध है। जनता सब देख रही है, जनता जानती है कि ये सरकार अनैतिक है और अनैतिक सरकार के राज में पुलिस तंत्र इसी तरीके से काम करता है। समय आएगा, सब चीजों का हिसाब। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर सोमवार शाम थम गया। इस केंद्र शासित प्रदेश में दूसरे चरण में 26 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रत्याशियों को 25 सितंबर का इंतजार है, जब मतदान कराए जाएंगे। कश्मीर के 3 जिलों में श्रीनगर, बडगाम और गंदरबल की 15 सीट, जबकि जम्मू के 3 जिले पुंछ, राजौरी और रियासी की 11 सीटों पर मतदान कराया जा रहा है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए भाजपा की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नौशेरा और राजनाथ सिंह ने रविवार को जम्मू में प्रचार किया, तो वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने सोमवार को सुरनकोट में नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला के साथ रैली करते हुए नजर आए। वहीं पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला अलग अंदाज में दिखे। उमर अब्दुल्ला ने डल झील में जेट स्की चलाकर प्रचार किया। इस दौरान उनके हाथ में एनसी का झंडा भी था, जबकि पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बीरवा में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आई। जम्मू कश्मीर की गांदरबल और बडगाम हॉट सीट बनी हुई है, जहां पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। गांदरबल में उनका मुकाबला बशीर अहमद मीर से है। बडगाम में उनका मुकाबला पीडीपी के सैयद मुंतजीर मेहदी से है। इन 2 सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा है। उधर श्री माता वैष्णो देवी सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला दिखेगा, जहां कांग्रेस के भूपेंद्र जामवाल का मुकाबला भाजपा के बलदेव शर्मा और पीडीपी के प्रताप कृष्ण शर्मा से है। वहीं लाल चौक पर भाजपा की ओर से इंजीनियर एजाज को मैदान में उतारा गया है। उनका मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहसन परदासी और पीडीपी के मीर से है। बता दें कि तीसरे चरण में भाजपा ने केवल 17 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। हरियाणा में कांग्रेस की अंतरकला और कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा के विधानसभा चुनाव प्रचार से दूरी बनाने की अटकलों पर पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने एक बड़ा बयान दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के बीच कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर दिग्गज नेताओं के बीच जंग जारी है। इस बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री तो हम तीनों बनना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा ये हाईकमान तय करेगा। बेहतरीन काम इस शहर में करके दिखाए। आदित्य का बयान आया जी कि मैं विधायक हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे पापा सीएम बने ताकि विकास ज्यादा हो। देखिए, ऐसा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा हर आदमी की आकांक्षा है।
शैलजा जी भी बनना चाहेंगी, क्यों नहीं, मेरी बड़ी बहन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बनना चाहेंगे। हम तीनों के अलावा कोई और साथी का भी राइट हो सकता है, और आप प्रजातंत्र है ना। आखिर में ये निर्णय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब करते हैं। जो वो निर्णय करेंगे वो हम सबको स्वीकार्य होगा। भाजपा शैलजा को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री भी ट्वीट कर उनको जन्मदिन की बधाई। देखिए आदरणीय साथी, ये इन बातों में कोई वजन नहीं। मैं तो पूर्व मुख्यमंत्री, मेरे लिए पिता समान है, उनका आदर करता हूं, उम्र की वजह से, दर्जे की वजह से। मंडी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना राउत इन दिनों हिमाचल प्रवास पर हैं। वहां वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के लिए पहुंची हुई हैं। सदस्यता अभियान के दौरान कंगना राउत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहां कंगना ने कुछ ऐसा कह डाला जिसके बाद हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है। कंगना राउत ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के साथ कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी पर निशाना साधा। हम कंगना जी का सम्मान करते हैं क्योंकि वो एक चुनी हुई प्रतिनिधि है, मगर उन्होंने जिस तरीके की बयानबाजी हमारी राष्ट्रीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के बारे में करी है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके की उन्होंने बात कही कि हिमाचल का जो सहयोग है, जो पैसा है, केंद्र से जो हिमाचल को पैसा आ रहा है वो सोनिया गांधी जी को दिया जाता है। मैं समझता हूं कि कोई इलिटरेट व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति भी इस तरीके की बातें नहीं करेगा। या तो वो हमको दस्तावेज दिखाए कि किसके बेसिस पे उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी दी है। अगर एक हफ्ते के अंदर वो दिखाए, या वो सार्वजनिक रूप से सोनिया गांधी जी से माफ़ी मांगे। अगर वो एक हफ्ते के अंदर माफ़ी नहीं मांगती हैं तो हम उनके ऊपर जो है वो मानहानि का दावा ठोकेंगे और उनको कोर्ट के अंदर आकर। दिल्ली की सीएम आतिशी आज सुबह 11 बजे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की, साथ ही हनुमान जी से सभी के लिए आशीर्वाद मांगा। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है कि ईश्वर हम सबको शक्ति और साहस दे ताकि हम दिल्ली के विकास और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल के विजन को आगे बढ़ा सकें। हमारे संकट मोचन रहे हैं। पिछले 2 साल में आम आदमी पार्टी पर, दिल्ली सरकार पर, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी पर हर तरह के हमले हुए हमारे दुश्मनों द्वारा। उन्होंने कोशिश करी कि हमें तोड़ दें, हमें दबा दें, हमें चुप करा दें, दिल्ली वालों के काम रोक दें। लेकिन हनुमान जी ने हर संकट में आम आदमी पार्टी की रक्षा करी, अरविंद केजरीवाल जी की रक्षा करी, दिल्ली सरकार की रक्षा करी और दिल्ली वालों की रक्षा। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित ढंग से भ्रष्टाचार कर रही है, इस देश की जनता को लूट रही है। ये लूट बिजली के नाम पर की जा रही है। बिजली को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में फ्री उपलब्ध कराया। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में फ्री बिजली देती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लोगों की जेब काटती है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अब इस देश की जनता को तय करना पड़ेगा जो संगठित भ्रष्टाचार आपके साथ किया जा रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने दोस्तों के साथ मिलकर देश को लूटने का काम कर रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिंदे के साथ मिलके, भजन लाल के साथ मिलके महाराष्ट्र के अंदर और राजस्थान के अंदर 25-25 साल तक बिजली के नाम पर जनता को लाखों करोड़ रुपए की उनके साथ लूटने। यूपी के कुशीनगर में जाली नोटों का कारोबार करने वाले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव समेत 10 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से जाली नोटों के साथ अवैध हथियार का जखीरा भी मिला है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। कुशीनगर में चल रहे जाली नोटों के कारोबार का मास्टरमाइंड और गिरोह के मुखिया का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन है। उसके जाली नोटों का कारोबार नेपाल, यूपी, बिहार और सीमावर्ती इलाकों तक फैला हुआ था। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस को 5 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट, 3000 नेपाली नोट, अवैध असलहे, कारतूस और सुतली बम बरामद हुए हैं। जनपद कुशीनगर में थाना तमकुही राज क्षेत्र में एक जाली नोटों में कार्य करने वाला एक गैंग, उसको बर्स्ट किया गया, जिसमें टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। इनके पास से 5,60,000 कीमत की जाली नोट बरामद हुए हैं।
साथ ही साथ नेपाली करेंसी भी बरामद हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें 10 तमंचे, 30 जिंदा कारतूस है, 4 सुतली बम भी इनके पास से बरामद किया गया है और इसमें से ऐसे कई अपराधी हैं जिनके पूर्व की भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इसमें कुछ लोग अभी वांटेड भी है जिस पे हमारी टीम काम कर रही है और ऐसे जितने भी लोग इसमें सम्मिलित है उन सभी पे पकड़ के कार्रवाई इसमें फर्दर कराई जाएगी और साथ ही साथ इसमें गैंगस्टर इत्यादि की भी कार्रवाई। यूपी समेत देश के अलग अलग हिस्सों में खाने पीने की चीज़ों में थूकना, मानव मूत्र मिलाने और प्रसाद के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिलाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। योगी ने खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट, गंदी चीज़ों की मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आज एक उच्च स्तरीय बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट आदि संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच, सत्यापन सहित आदि के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन के भी निर्देश दिए गए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में देश के विभिन्न देशों में क्षेत्रों में जूस, दाल और रोटी जैसी खान पान की वस्तु में मानव अपशिष्ट अर्थात गंदी चीज़ों की मिलावट की घटनाएं देखने को मिली हैं। ऐसी घटनाएं विवश है और आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ऐसे कुत्सित प्रयास कतई स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यूपी में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए ठोस प्रबंध किया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने ऐसे ढाबों, रेस्टोरेंट आदि खान पान के प्रतिष्ठानों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश व्यापी सघन अभियान चलाकर इन प्रतिष्ठानों के संचालक सहित वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों का सत्यापन किया जाए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पुलिस व स्थानीय प्रशासन संयुक्त टीम द्वारा ये कार्रवाई शीघ्रता से संपन्न कराई जाए। इतना ही नहीं, खान पान के प्रतिष्ठानों पर संचालक, प्रोप्राइटर, मैनेजर आदि के नाम और पता प्रमुखता से डिस्प्ले किए जाने चाहिए। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किया जाए। तिरुपति लड्डू में देशी घी की जगह चर्बी मिलाने पर भाजपा नेता रवि किशन द्वारा बयान देने की समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा में गंभीर मामलों में वंचित अपराधियों की एंट्री हो जाने के बाद से वो सभी मामलों से बरी हो जाते हैं, उनसे कोई पूछताछ नहीं की जाती है। तथ्यहीन बातें, समाज को भड़काने वाली, लोगों की आस्था पे चोट करने वाली, बच्चों को गलत दिशा में ले जाने वाली बातों को भाषण दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर में मटन और बीफ पीस के लड्डू बनाए जा रहे थे और इस तरह की का बयान बहुत ही निंदनीय है। वो लगातार कह रहे हैं कि वहाँ नॉन हिंदू मंदिर चला रहे थे। ये बिल्कुल तथ्यहीन बातें हैं और ऐसी जिम्मेदार पद पर रह के इस तरह की दुर्भावनापूर्ण द्वेष फैलाने वाली बातें करने वाले व्यक्ति पे पुलिस को मुकदमा लेके कार्रवाई करनी ही चाहिए। और मेरा तो मांग रहेगी, मेरी तो सलाह रहेगी कि तिरुपति ट्रस्ट के लोगों को भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहा है, नाम लेके बोल रहा है ट्रस्ट मंदिर का। किसी पार्टी के किसी व्यक्ति का किसी केस में नाम आता है तो उस केस के तथ्यों के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी की फैजाबाद अयोध्या सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ अपहरण, धमकी देने और मारपीट के आरोप में केस दर्ज किया गया है, जिस पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जो भी मामले आ रहे हैं उनमें सपा नेताओं के नाम ही क्यों आ रहे हैं। राजभर ने सवाल पूछा है कि हर मामले में सपा नेता ही क्यों आ रहे हैं। अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता और अब नकली नोट मामले में भी सपा नेता का नाम सामने आ रहा है। हर काम सपा नेता ही करते हैं। हर मामले में सपा नेता क्यों आ रहे हैं? अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता। हर काम सपा नेता करते हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं, समाज के दुश्मन हैं। इन लोगों को तो तत्काल गिरफ्तार करके इनको सीधे जेल में भेजने की जमानत नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों। बिहार के आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी पहली बार सत्ता में आए थे तो उन्होंने इतनी जुमलेबाजी की थी कि जनता का दिल जीत लिया और लोग उनके झांसे में फंस गए। उन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने और किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन ये सभी बातें जुमला साबित हुई। पर इस बार वो स्थिति नहीं है। इस बार बीजेपी की केंद्र सरकार बैसाखियों पर है।
विपक्ष इतना मजबूत है कि मोदी जी उससे घबराए हुए हैं। 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, ये सारा जो है इनका जुमला साबित हुआ। तो इस बार तो वो स्थिति नहीं है। अब तो बीजेपी केंद्र की सरकार बैसाखी पर है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इंडिया गठबंधन विपक्ष इस तरह मजबूत है, उससे तो घबराए हुए हैं। देखिए, अगर किसी ने भी कोई अपराध किया है, कानून को तोड़ा है, दरिंदगी की है, तो उसके लिए कानून में सजा का प्रावधान है। कानून को अपना काम करना चाहिए। अब अगर इस तरह से, अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी बुलडोजर पर टिप्पणी की थी उत्तर प्रदेश सरकार, अब इस तरह से अगर एनकाउंटर करने लगेंगे तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीरज कुमार ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके बयानों का वीडियो मौजूद है और सिर्फ बोल देने से सही गलत तय नहीं हो सकता। उन्होंने सवाल उठाया कि राहुल गांधी अपने पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी से कुछ नहीं सीखते, जो विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजकर देश का सम्मान बढ़ाते थे। नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी आज देश के आंतरिक मुद्दों को विदेश में उठाकर देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो आपने संदेश दिया है वो तो सच है ना, ये आपके बोल देने से असत्य और झूठ तो होगा नहीं। ये तो डिजिटल फॉर्म में दुनिया चल रही है, तो सब कुछ आपके मुखार वृंद से कहे हुए वो स्वर्णिम शब्द हैं जो आरक्षण के संदर्भ में आपने कहा है, देश के आंतरिक मामले के संदर्भ में कहा है। और मेरा सवाल है राहुल गांधी जी आपसे, क्या अपने पिता से आपने सीख नहीं लिया? आपके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित करने के लिए उन्होंने विपक्ष के नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से अनुरोध करके भेजा। पहली बार यूएनओ में हिंदी में भाषण हुआ, पूरा देश गौरवान्वित हुआ था। युवाओं के मुद्दे को लगातार उठाने वाले युवा हल्ला बोल के संस्थापक अनुपम आज कांग्रेस में शामिल हो गए। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि उनको विश्वास है कि अनुपम कांग्रेस संगठन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वहीं अनुपम ने कहा कि राहुल गांधी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया है। उस मुद्दे को लेकर हमारे साथी अनुपम जी ने 113 संगठन पूरे देश के, उनका एक मंच बनाया और उस मंच के माध्यम से इन्होंने प्रदर्शन किए, आंदोलन किए और यहां तक कि तिहाड़ जेल भी इनको डाल दिया गया, क्योंकि अग्निपथ योजना के खिलाफ इन्होंने बढ़ चढ़कर, मुझे लगता है सबसे अग्रणी अगर कोई आवाज रही तो वो अनुपम जी की रही। अखिलेश जी, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें एक नौजवान साथी को जोड़ा और इनके साथ हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग, और इनकी जो एक खूबी है वो भी मैं आपको बता दूं। लेबनान में इजराइल के हमले ताबड़तोड़ जारी हैं। ये 2006 के बाद से लेबनान पर हुई सबसे घातक हवाई हमलों में से एक है, जिसमें कम से कम 492 लोग मारे गए हैं और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। हताहतों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इजरायली हमलों में 35 बच्चों और 58 महिलाओं सहित 492 लोग मारे गए हैं। वहीं 1000 से ज़्यादा लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। लेबनान के अधिकारियों ने कहा कि देश को 80,000 से अधिक संदिग्ध इजरायली कॉल प्राप्त हुए हैं, जिसमें उनके नागरिकों को खाली करने की चेतावनी दी गई है। लेबनान में इजरायल के इन ताज़ा हमलों में एक और बड़ी जंग की स्थिति पैदा कर दी है। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले से पहले दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के नागरिकों को खाली करने की चेतावनी दी थी। इसमें साफ कहा गया है कि वो लेबनान की बेका घाटी में हमला करने वाली है। आरोप है कि हिजबुल्लाह वहां हथियार जमा कर रखा है। सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि हिजबुल्लाह ने पिछले अक्टूबर से इजरायल को निशाना बनाकर लगभग 9,000 रॉकेट और ड्रोन से हमले किए हैं, जिनमें अकेले सोमवार को 250 रॉकेट और ड्रोन दागे गए। हगारी ने कहा कि इजरायली युद्धक विमानों ने सोमवार को हिजबुल्लाह के 1300 ठिकानों पर हमले किए। क्रूज मिसाइलें, लंबी और छोटी दूरी के रॉकेट और हमलावर ड्रोन नष्ट हो गए। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के कई लड़ाके रिहायशी इलाकों में छिपे हुए थे। उन्होंने निजी घरों में छिपाकर रखे गए हथियारों की तस्वीर
तस्वीरें भी दिखाई। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रिकॉर्ड किए गए संदेश में लेबनानी नागरिकों से इलाके को खाली करने के इजरायली संदेश के संदर्भ में कहा कि इस चेतावनी को गंभीरता से लें। नेतन्याहू ने कहा कि प्लीज अब खतरे से दूर हो जाएं। हमारा अभियान खत्म हो जाने के बाद आप सुरक्षित रूप से अपने अपने घरों में वापस जा सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के तेवर कम होते नहीं दिख रहे हैं। पहले बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान को लेकर भारत पर आरोप लगाया, जिसके बाद अब बांग्लादेश ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के दिए बयान पर नाराजगी जताई है। अमित शाह ने झारखंड दौरे के दौरान बांग्लादेशी नागरिकों को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर अब पड़ोसी देश ने कहा है कि बड़े पदों पर काबिज नेताओं को ऐसी बात करना शोभा नहीं देता है। अमित शाह ने झारखंड में एक रैली के दौरान कहा था, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर झारखंड के बाहर फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब उनके इसी बयान को लेकर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जाहिर की है। बांग्लादेश ने अमित शाह के बयान पर नाराजगी जताते हुए 23 सितंबर को भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को ढाका में एक पत्र सौंपा। इस पत्र में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अमित शाह के बयान के खिलाफ विरोध दर्ज किया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने पत्र में आपत्ति जताई, दुख और नाराजगी भी जताई है। साथ ही उन्होंने भारत सरकार से कहा कि नेताओं को इस तरह की आपत्तिजनक और अस्वीकार्य टिप्पणियां करने से परहेज करने की सलाह दी। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि पड़ोसी देश के जिम्मेदार पदों पर काबिज लोगों की तरफ से आने वाली ऐसी टिप्पणियां दो मित्र देशों के बीच आपसी सम्मान और मजबूत रिश्तों को कमजोर करती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के साहिबगंज में विधानसभा चुनाव के चलते एक रैली की थी। इस रैली के दौरान अमित शाह ने कहा कि एक बार झारखंड सरकार बदल दीजिए, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर झारखंड के बाहर फेंकने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। उन्होंने आगे कहा कि यह हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं, हमारी संपत्ति को हड़प रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि झारखंड के अंदर कोई घुसपैठिया जगह नहीं ले सकता। अमित शाह ने रैली में कहा कि हमारे झारखंड में जिस तरह से घुसपैठ हो रही है, अगर इसी तरह से चला तो 25 से 30 साल में यहाँ घुसपैठिए बहुमत में आ जाएंगे। समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।